प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थानों की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास को संक्षेप में करें। परिचय। राजनीतिक संस्थानों की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास का ज्ञान हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है, जिसमें मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता, वैदिक समिति, मिस्र सभ्यता इत्यादि मुख्य स्रोत उभर कर आते हैं। प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थानों की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास। मिस्र की सभ्यता। संसार की प्राचीन सभ्यताएं नदियों की घाटियों में जन्मी और विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता का विकास भी वहां की प्रमुख नदी नील की तलहटी में हुआ। इसी कारण इसे नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में नील नदी की तलहटी में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल सहारा डिजर्ट, पूर्व में लाल सागर एवं पश्चिम में घने जंगल है। मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक जीवन व शासन व्यवस्था। मिस्र की सभ्यता में राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मिस्र निवासी राजा को देवपुत्र के रूप में मानते थे। मिस्र का राजा, जिसे फराओ कहा जाता था, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होता था। फराओं का आदेश मिस्रवासियों के लिए कानून था। शासन कार्य में राजा को परामर्श देने के लिए सारू नामक एक परिषद होती थी, किंतु राजा परिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं था। इसी प्रकार सम्राट को प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए कुछ मंत्री होते थे। वजीर, प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च था। प्रशासनिक सुविधा के लिए मिस्र को प्रांतों नोम में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांत की देखरेख के लिए एक प्रांतपति नोमार्क की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। नोमार्क सम्राट की इच्छा अनुसार प्रांत के शासन कार्यों का संचालन करता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासन प्रबंध स्थानीय सामंतों द्वारा किया जाता था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राजा द्वारा स्थायी सेना का गठन किया गया था। साथ ही प्रत्येक में अस्थाना होती, जी राज्य में विद्रोही आदि का दमन करती थी। मिस्र की स्थायी सेना में घोड़ों और रथ का महत्वपूर्ण स्थान था। मिस्र का न्याय विधान उच्च कोटि का था। मुकदमों की सुनवाई लिखित रूप में की जाती थी। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट फराओ होता था। दंड विधान कठोर था। साधारण अपराधी को आर्थिक दंड एवं अपराध करने वाली को अपराध के आधार पर कठोर दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने वाले को फांसी की सजा दी जाती थी। मिस्र में राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था, जो किसानों से वसूल किया जाता था। सिंचाई, अर्थदंड एवं चुंगी से भी राज्य को भारी आय होती थी। फराओ को अधीनस्थ शासकों व सामंत द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के रूप में भी भारी आय प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थीं। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्र की बात करें तो पुरातलीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था।
कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। समिति और सभा वैदिक युग जनता द्वारा वर्ण किए जा चुकने पर राजा अकेला शासन कार्य का संचालन करता हो, यह बात नहीं थी। वैदिक युग में समिति और सभा नामक दो संस्थाएं भी थीं जो न केवल राज कार्य में राजा की सहायता करती थीं अपितु उस पर नियंत्रण भी रखती थीं। अथर्ववेद के जिस सूक्त में राजा के ध्रुव रहने की प्रार्थना की गई है उसी में यह भी कहा गया है कि राजा की समिति भी रहे। समिति के सदस्य कौन होते थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संभवतः वह संपूर्ण व्यय की संस्था थी और उसमें जन के सब लोग एकत्र होते थे। यह भी संभव है कि वैदिक युग के जनपदों में जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ सब लोग इस समिति में एकत्र न होते हों, कतिपय प्रमुख व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होने का अधिकार रखते हों।